और काइनेमेटिक्स के जेई मेंस के प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम लोगों ने मुझसे पूछा है 4 सितंबर 2020 शिफ्ट 1। क्वेश्चन के अंदर वी हैव अ टेनिस बॉल रिलीज फ्रॉम अ हाइट h एंड आफ्टर freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches a height of h/2। वेलोसिटी वर्सेस हाइट का हमें ग्राफ प्लॉट करके बताना है। ABCD 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये पास्ट ईयर IIT में क्वेश्चन भी है। ये पास्ट ईयर IIT में भी आ चुका है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। बॉल को हमने ड्रॉप किया h हाइट से, ड्रॉप करके बॉल फ्लोर से टकराती है और टकराने के बाद रिबाउंड करती है अप टू h/2 हाइट। और हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेस हाइट ग्राफ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनिशियली तुम्हारी जो टेनिस बॉल है इसकी वेलोसिटी कितनी है जब ड्रॉप किया था, तो 0, और हाइट कितनी है h। तो वेलोसिटी 0, हाइट h। वेलोसिटी y एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट हाइट h। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हाइट h, वेलोसिटी 0, ठीक है ना। बॉल आएगी फ्लोर से टकराएगी, टकराने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी कैसे होगी, डाउनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो जब ग्राउंड पे बॉल पहुंचेगी तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी 0, वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी 0 और वेलोसिटी क्या हो जाएगी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ग्राफ को हमने .1 से यहाँ पे .2 पे लेके जाना है, सेकंड वाले पॉइंट पे लेके जाना है। अब जैसी बॉल यहाँ पे रिबाउंड करेगी, कोलिजन से जस्ट पहले ग्राउंड पे थी, कोलिजन के जस्ट बाद भी ग्राउंड पे होगी, पर वेलोसिटी डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो जाएगी, -v से +v डैश। और ऑब्वियसली v डैश विल बी लेस देन v, तभी बॉल तुम देख रहे हो h हाइट नहीं h/2 हाइट ही रिबाउंड करने वाली। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन इसकी हाइट अभी भी 0 होगी, पर वेलोसिटी डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड, नेगेटिव की जगह अपवर्ड होने की वजह से -v से +v डैश। ये आ गया हमारा थर्ड पॉइंट। और अब इसके बाद जब बॉल h/2 पर आके रुकेगी तब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाइट h/2, वेलोसिटी 0, हाइट h/2, वेलोसिटी 0, हाइट h/2, ठीक है ना। ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। तो फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। अब ग्राफ की शेप हमें डिसाइड करनी है। वेलोसिटी और हाइट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन होता तो लीनियर होता, ठीक है। ड्यूरिंग फॉल राइज अगर वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करना होता तो लीनियर रिलेशन आता, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आते। अब यहाँ पे वेलोसिटी और हाइट को रिलेट करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, v² - u² इक्वल टू 2as। और तुम देख रहे हो वेलोसिटी का स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट में कैसा रिलेशन है। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इज लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन s डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ कैसा आने वाला है, पैराबोलिक। तो पैराबोलिक ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे तो ये तुम्हारे ग्राफ की शेप, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन बना, कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हो गया। बट सी ऑप्शन में जो किताब में तुम्हारे एरोज गलत प्रिंटेड है, ठीक है ना। सी ऑप्शन हो गया, पर जो एरोज हैं, एरोज के डायरेक्शन जो तुम्हारे ग्राफ में है, ये वाला एरो तो सही डायरेक्शन में मार्क कर रखा है, ये वाला एरो उल्टा प्रिंट हुआ पड़ा, प्रिंटिंग एरर। आगे समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 सितंबर 2020 शिफ्ट 1। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हेलीकॉप्टर है जो स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ग्राउंड से, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन g से ऊपर जा रहा है। हेलीकॉप्टर को मैं ऐसे बॉक्स से दिखा देता हूँ। तो ये हेलीकॉप्टर है हमारा, ठीक है ना। ज़्यादा ड्राइंग में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन g से ऊपर जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। जब ये h हाइट पे पहुंच गया तब इसने स्टोन ड्रॉप किया, ठीक है ना। जब ये हेलीकॉप्टर h हाइट पे पहुंच गया तो इसने स्टोन ड्रॉप किया। वो स्टोन ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, स्टोन का ग्राउंड पे पहुंचने का टाइम हम लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो सॉरी, फूड पैकेट ड्रॉप किया है। फूड पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज एट हाइट h, द टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज क्लोज टू ABCD 4 ऑप्शन। तो चलो अभी पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हारा जो ये हेलीकॉप्टर है ये ग्राउंड से चला, ग्राउंड से h हाइट गया होगा, कितना टाइम लगा होगा,
मान लो ये प्रोसेस t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुआ, तो इस हेलीकॉप्टर को h हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। तो वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में एक्सेलरेशन g डिस्प्लेसमेंट h। वेलोसिटी इसने कितनी अटेन कर ली होगी, √2gh। ठीक है ना। टाइम कितना लग गया होगा, तो टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देता हूँ। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है √2gh। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, एक्सेलरेशन g अपवर्ड था, टाइम कितना लग गया होगा, तो टाइम आ गया हमारे पास √2h/g। तो यहाँ तक जाते जाते टाइम आ गया होगा √2h/g। ठीक है ना। तो √2h/g टाइम पे तुम्हारा जो हेलीकॉप्टर है वो h हाइट पे जा चुका है, √2gh वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इससे हमने स्टोन ड्रॉप किया। जब स्टोन ड्रॉप किया तो स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बताओ मुझे। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी क्या बताओगे। हेलीकॉप्टर से हमने स्टोन को ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, 0 मत लेना। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हेलीकॉप्टर के बराबर। हेलीकॉप्टर √2gh से जा रहा था तो उसके अंदर पड़ा स्टोन भी उसके साथ साथ जा रहा था। जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर में थी वो स्टोन में ऑलरेडी थी। जब हम स्टोन को ड्रॉप करेंगे उसमें वेलोसिटी हेलीकॉप्टर के बराबर। और अब स्टोन हमारा हवा में है, फूड पैकेट सॉरी क्वेश्चन में हमारा हवा में है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g डाउनवर्ड। तुम्हारा जो ये फूड पैकेट है ये ऊपर जाएगा, रिटार्ड करते करते रुकेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए ग्राउंड पे आके गिरेगा। कितने टाइम बाद गिरेगा, ये टाइम निकालने पे दिमाग लगाना है। तो पहले तो जब ये फूड पैकेट ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, वो वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या लगाऊं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूं। ठीक है ना। जब स्टोन को हमने ड्रॉप किया था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी √2gh का स्क्वायर 2gh। जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv डैश का स्क्वायर। m पूरे में से कॉमन आके कैंसिल, gh प्लस gh 2gh इंटू 2 4gh, v डैश की वैल्यू √4gh। तो ये स्टोन ग्राउंड पे आके हिट करेगा वेलोसिटी √4gh से। और अब तुम्हें ध्यान दो, स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाने का टाइम निकालना है। टाइम निकाल दें। टाइम निकालने के लिए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दूं। ठीक है ना। चलो डिस्कशन में अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू यू प्लस एटी में, चलो v फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -√4gh। u इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, +√2gh। एक्सेलरेशन की वैल्यू -g। टाइम कितना लगेगा वो टाइम हमें निकालना है। कितना आ गया टाइम, -√4gh को इधर राइट में ले जाता हूँ, +√4gh। √2gh प्लस √4gh इज इक्वल टू gt डिवाइड बाई g। देखो कितना आ रहा है ये टाइम, हाँ कुछ देख क्या वैल्यू आ रही है। टाइम की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, √2h/g प्लस √4g। √4 को √2 लिख देता हूँ, √2h/g। नहीं, √h/g पूरे में से कॉमन, 2 प्लस √2 3.141। और पहले ही ग्राउंड से हेलीकॉप्टर को h हाइट तक जाने में √2h/g टाइम लग चुका था। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या हैं, 3.4 √h/g, 1.8 √h/g, 2/3 √h/g, √2h/3g। 1.414 था ना, 1.414 सॉरी 3.414 हो जाएगा। खैर जो रॉकेट सॉरी हेलीकॉप्टर का फ्लोर से ग्राउंड h हाइट तक जाने का टाइम है, मेरे ख्याल से वो कंसिडर नहीं कर रहा। अगर उसको कंसिडर करते उसको हम फर्दर इसमें ऐड करते तो 4.414 √h/g आंसर आता। ठीक है ना। तो बेसिकली स्टोन को
हेलीकॉप्टर से ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, खाली वही टाइम पूछना चाह रहा है, ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है। तो हमारा फाइनल आंसर 3.414 रूट एच बाई जी, क्वेश्चन के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 3.4 रूट एच बाई जी, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में बोला था टाइम बताओ, द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू रीच द ग्राउंड। ठीक है ना, तो ड्रॉप करने के बाद ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वही टाइम पूछ रहा है। फाइनल टाइम मतलब इनिशियल टाइम, जैसे मैंने t इक्वल टू 0 मान के पार्ट्स तुम्हारा पैकेट ग्राउंड पे कब पहुंचेगा वो टाइम निकालने को बोलते हैं, तो 4.414 रूट एच बाई जी आता है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। तो टोटल टाइम ना पूछ के सिर्फ जहां से हमने फूड पैकेट को ड्रॉप किया है वहां से ग्राउंड तक का टाइम बताना है। 3.414 रूट एच बाई जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आया कैसे किया। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता ही थी पैकेट की, फाइनल वेलोसिटी मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल दी, और फिर इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से टाइम निकाल दी। क्वेश्चन कौन, पहले तो ये कब आया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं 6 सितंबर 2020, शिफ्ट 2। ठीक है ना, और इसके अंदर जो रेन मैन वाली प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर व्हेन अ कार इज एट रेस्ट, इट ड्राइवर सीज द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। मतलब कार जब रेस्ट पे है, रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिरते हुए दिखाई दे रही हैं, तो ऑब्वियसली रेन ड्रॉप वर्टिकली फॉल हो रही है, कोई हवा वगैरह नहीं चल रही ना। तो रेन ड्रॉप जो है वर्टिकली फॉल कर रही है जब कार हमारी रेस्ट पे है, तो उसे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली गिरते हुए नजर आ रही है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन, व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v, he sees the raindrops are coming at an angle 60 degree with the horizontal। तो ध्यान से देखो, velocity of rain as seen from car, velocity of rain as seen from car, velocity of rain with respect to car। ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं चलो वी आर सी लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार किसके बराबर होगा, वी आर माइनस वी सी, एज सीन फ्रॉम कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ग्राउंड को ले लेता हूँ। और ध्यान दो, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो तो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली दो वेक्टर को ऐड ही करना है, बस वी आर वेक्टर और माइनस वी सी जी वेक्टर को ऐड करना है, ऐसे इमेजिन कर लो। ठीक है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे लिखी सबको समझ में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार विल बी इक्वल टू वी आर माइनस वी सी, वी आर माइनस वी सी को मैंने पढ़ लिया, वी आर प्लस माइनस वी सी। चलो, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वर्टिकल हो गया। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का सिर्फ डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता, डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है। इसमें मुझे ऐड करना है माइनस वी सी जी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने टूवर्ड्स राइट मान रखा है, तो माइनस वी सी जी टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा। और कार की वेलोसिटी क्वेश्चन में हमें v बता रखी है, और उसे रेन ड्रॉप्स कैसे फॉल होते हुए दिखाई दे रही है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो वी आर जी प्लस माइनस वी सी जी क्या मिल गया हमें, वी आर सी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन फ्रॉम कार, और वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन फ्रॉम कार क्या बता रखा है, 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ, वी आर एज्यूम कर लेता हूँ। चलो, इसकी मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्वेश्चन में बता नहीं रखा, मैंने उसको वी आर एज्यूम कर लिया। और अब वेक्टर ट्रायंगल से तुम देख रहे हो tan 60 विल बी इक्वल टू वी आर बाई वी, tan 60 रूट 3 होता है, तो वी आर और वी में हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, वी आर इज इक्वल टू रूट 3 वी। पहली स्टेटमेंट से ये हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया। ठीक है ना, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की सेकंड स्टेटमेंट, ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार टू 1 प्लस बीटा वी, इसने अपनी कार की स्पीड को इंक्रीज कर लिया v से 1 प्लस बीटा वी, और अब एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री, ये जो एंगल तुम्हें मैंने 60 डिग्री मार्क करके दिखा रखा है वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो ये एंगल 60 से 45 डिग्री हो गया, तो tan 45 इज इक्वल टू वी आर बाय वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, v से हमारा इंक्रीज होके 1 प्लस बीटा वी हो गया था ना।
तो tan 45 इज इक्वल टू वी आर बाय वी सी जी। वी सी जी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर तुम देख रहे हो, v से इंक्रीज करके v 1 प्लस बीटा कर दिया हम लोगों ने। tan 45 1 के बराबर होगा, हमारे पास रिलेशन आ गया वी आर इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू वी। ठीक है ना। और अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से वी आर की वैल्यूज को इक्वेट कर देते हैं। वी आर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने एज्यूम किया था। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं वी आर की वैल्यूज को इक्वेट कर दूं तो क्या रिलेशन आ जाएगा मेरे पास? तो √3v इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा वी। ठीक है ना। तो हाँ सॉरी, बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √3 माइनस 1। √3 1.732, 1.732 माइनस 1.732। क्या ऑप्शन बन गया? डी आंसर। आया समझ में? आया सबको? कैसे, क्या क्लियर हो गया? ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन लिखी, रिलेटिव वेलोसिटी इक्वेशन लिख के वेक्टर ट्रायंगल बनाया। ठीक है ना। वेक्टर ट्रायंगल से बनते ही राइट एंगल ट्रायंगल था, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2 बार लगा दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, सेकंड स्टेटमेंट के लिए। ठीक है। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने पूछा है 7 Jan 2020 शिफ्ट 2। ठीक है ना। वेक्टर सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इसमें? द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज कैपिटल R। दो वेक्टर्स हैं, एक फोर्स P वेक्टर, एक फोर्स कैपिटल Q वेक्टर, दोनों का रिजल्टेंट कैपिटल R। सच दैट रिजल्टेंट कैपिटल R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। दो वेक्टर्स लेने हैं मुझे P और Q, और दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से होना चाहिए कि रिजल्टेंट P के बराबर आ जाए। The angle theta in degrees that the resultant of 2P and Q will make with Q is। चलो पहले तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, एक का मैग्नीट्यूड P के बराबर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर P ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ, दूसरा वेक्टर Q में ऐसे बना दूँ, और दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P के बराबर होना चाहिए। इस बात को मैं कैसे यूज़ करूँ? मैथमेटिकली जाऊँ, कुछ वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से भी काम चला सकते हैं। अगली बार इसने 2P और Q का रिजल्टेंट लिया, 2P और Q वेक्टर को सेम रखा, P को डबल कर दिया, और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर Q से कितना एंगल बनाएगा वो हमें एंगल बताना है। रिजल्टेंट P और Q का रिजल्टेंट R जो है इसका मैग्नीट्यूड P के बराबर है। इस बात को अगर मैं यूज करूं, P और Q के बीच में जो एंगल है उसे मैं थीटा मान लूं, तो अंडर रूट ऑफ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, पैरेललोग्राम लॉ का रिजल्टेंट जो आएगा R, उसका मैग्नीट्यूड P के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ मैं। तो अपने पास आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू P स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से रूट हट गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, अपने पास आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q स्क्वायर अपॉन 2PQ, दैट इज माइनस Q अपॉन 2P। माइनस साइन ये बता रहा है कि थीटा जो है ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है ना। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो थीटा एंगल होगा, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब क्या है? थीटा जो है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, चलो जो मैं एजम्पशन ले रहा था गलती से सही सही हो गया, वो थीटा ऑब्ट्यूस है, और कॉस थीटा की वैल्यू माइनस Q/2P है। और अब मैं 2P
ये एंगल थीटा मार्क किया था हमने, ठीक है ना। तो 2p का कंपोनेंट ये एंगल थीटा, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा, ठीक है। जो बात मुझे स्ट्राइक कर रही है मैं तुम्हें वो नोटिस करवाने की कोशिश करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मुझे दिख रहा है 2p cos थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू। 2p cos थीटा क्या होता है? तो 2p cos थीटा दैट इज 2p का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ q। 2p cos थीटा माइनस क्यू के बराबर है। समझ में आई इसकी बात? मतलब 2p cos थीटा क्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। अभी 2p cos थीटा अगर क्यू के बराबर होता, क्यू के डायरेक्शन में ही होता। अभी 2p cos थीटा माइनस क्यू के बराबर है। माइनस क्यू बता रहा है कि वो क्यू के ऑपोजिट है, मतलब क्यू को बैलेंस आउट कर देगा। तो 2p का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आने वाला है, या तुम्हें मैं तुम्हारे सामने जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसी से तुम्हें मैं करके दिखा देता हूँ। 2p का कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के अलोंग आने वाला है, क्या आने वाला है? 2p cos पाई माइनस थीटा। cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा? माइनस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू माइनस क्यू बाई 2p है, तो cos ऑफ माइनस cos थीटा की वैल्यू q बाई 2p। q बाई 2p इंटू 2p, q के बराबर ही आ गया ना। तो तुम देख रहे हो जो तुम्हारा 2p वाला वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट q से बैलेंस हो जाएगा, और खाली कौन सा कंपोनेंट बच जाएगा? y कंपोनेंट। आई मेरी बात समझ? और जो रिजल्टेंट आएगा वो q वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगा ना 90 डिग्री आंसर। देखो मैं फिर से तुम्हें रियलाइज कराता हूँ मेरे क्या दिमाग में चला। सबसे पहले जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी, p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा r, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड वेक्टर p के बराबर होगा। तो पैरेललोग्राम लॉ से मैंने p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में एंगल थीटा माना। अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा को मैंने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को मैंने p के बराबर रख दिया, जैसा क्वेश्चन में दे रखा था। सॉल्व करने पे मेरे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस क्यू बाई 2p, दैट इज 2p cos थीटा माइनस क्यू के बराबर आ गया। अगले स्टेप के अंदर तुम्हारे को दो वेक्टर जो ऐड करने थे, 2p और q ही ऐड करने थे, और रिजल्टेंट जो आने वाला था 2p और q का, उसका q के साथ एंगल बताना था। जैसे ही ये रिजल्टेंट जो की वाली जो इक्वेशन हम लोगों ने यूज करके जो वैल्यू निकाली, 2p cos थीटा इक्वल टू माइनस क्यू, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम ऐसे करते हैं ना, थीटा की तरफ जाते हैं तो cos थीटा, थीटा से दूर जाते हैं तो sin थीटा। ऐसे ही मैंने 2p के कंपोनेंट करके देखे। 2p का कंपोनेंट अलोंग q देखा तो 2p cos थीटा, 2p cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस क्यू के बराबर। तो 2p का कंपोनेंट अलोंग q माइनस क्यू आ रहा है, q माइनस क्यू ऐड होके जीरो हो जाएंगे ना। तो रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस जीरो, खाली रिजल्टेंट जो हमारा जो वेक्टर आएगा 2p का, जो x कंपोनेंट आ रहा है वो q को बैलेंस कर दे रहा है, खाली इसका y कंपोनेंट बचेगा, वही तुम्हारा अब इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ 2p और q का, वो वेक्टर q के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री आंसर। चला दिमाग चला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं 8 जैन 2020 शिफ्ट 1। क्वेश्चन के अंदर दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा पार्टिकल जा रहा है तुम्हारा वाई एक्सिस के अलोंग। एक पार्टिकल हमारा जा रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, दूसरा पार्टिकल हमारा जा रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है ना। जो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हें दिखा रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 10 प्लस 8t माइनस 3t स्क्वेयर। और जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है दूसरा पार्टिकल, इसको पार्टिकल 1, इसको पार्टिकल 2 बोल देता हूँ। पार्टिकल 2 का वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 5 माइनस 8t क्यूब। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल में बैठ के सेकेंड पार्टिकल की स्पीड बतानी है। तो चलो पहले तो इनकी इंडिविजुअल स्पीड चेक कर लेते हैं। जो पार्टिकल हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है उसकी स्पीड dx बाई dt क्या आ जाएगी हमारी? 8 माइनस 60। टाइम इन्होंने बता रखा है 1 सेकेंड, टाइम को 1 सेकेंड डालूं तो 8 माइनस 6 2 आ गया। सेकेंड वाले पार्टिकल की स्पीड जो वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, 5 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 8t क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 24t स्क्वेयर, और t को मैं 1 सेकेंड डालूं तो -24। -24 का मतलब वो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है। मैं अपने डायग्राम में नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, चलो मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ठीक है ना। डाउनवर्ड को मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, अपवर्ड को मैं नेगेटिव वाई एक्सिस मान लेता हूँ। सेकंड पार्टिकल हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से।
और फर्स्ट वाला हमारा जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। डिस्कशन चल रहा है टाइम t इक्वल टू 1 सेकंड पे। अब हमें पार्टिकल 2 की स्पीड बतानी है पार्टिकल 1 पे बैठ के, मतलब दोनों की रिलेटिव स्पीड बतानी है। फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड फ्रॉम द फर्स्ट। तो फर्स्ट के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। बैठ के हमें क्या लगेगा, हम तो रेस्ट में, अपने वेलोसिटी हम दूसरों में फील करेंगे बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी पार्टिकल 1 पे बैठे आदमी को पार्टिकल 2 की क्या इमेजिन होने वाली है? तो रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बनेगा? 24 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास v, रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना। और क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये कह रहा है स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन बाय रूट वी। जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, इसी एक्सप्रेशन को ये कह रहा है रूट वी मानो, और फिर कह रहा है v की वैल्यू बताओ। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तुम लोग बता ही रहे हो 580। 580 आंसर। ठीक है ना। ध्यान देना, थोड़ा लास्ट लाइन में तंग कर रहा है। लास्ट लाइन में बोल रहा है स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज गिवन एज रूट वी। जो भी तुमने वैल्यू निकाली है रिलेटिव वेलोसिटी, उसको तुमने v नहीं, क्या मानना है, रूट v, और फिर v की वैल्यू बतानी है। तो रूट v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज रूट ऑफ 580। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 580 के बराबर। आगे समझ में आ गया? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था, 580 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोगों ने जो पूछा है 8 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का। अ पार्टिकल मूव सच दैट इट्स पोजीशन वेक्टर is varying with time according to relation cos omega t I cap plus sin omega t j cap. ठीक है, where omega is constant, t is time, then which of the following statement is true for the velocity and acceleration vector of the particle? तो पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, पार्टिकल के एक्सेलरेशन वेक्टर पे कमेंट करना है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर तुम्हें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बता रखा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तुम्हें ये जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, राधिका से बता रही है क्या दे रखे हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर आई कैप का कोफिशिएंट क्या बता रहा होगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट। जे कैप कोफिशिएंट क्या बता रहा होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो जो पार्टिकल तुम्हारा यहाँ पे जिसके भी हम मोशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ओमेगा टी है और वाई कोऑर्डिनेट साइन ओमेगा टी है। और ठीक है, फिर आगे गुरजोत बता रहा है ये कुछ और नहीं, सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है ना, ये सर्कल की इक्वेशन है। एक्स कोऑर्डिनेट कॉस ओमेगा टी, वाई कोऑर्डिनेट साइन ओमेगा टी। तुम्हारे पास कोई पार्टिकल है मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, किसी भी समय वो रोटेट करते करते एंगल थीटा पे चला गया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। नहीं समझे? एक्स कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा। तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या है, क्या होता है? ठीक है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा क्या होता है, तुम्हारे सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है ना। तो चलो ये तुम्हें इक्वेशन देखते समझ में आता है कि ये इक्वेशन जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमें बता रखे हैं, इससे हमें पता चलता है पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। और क्वेश्चन में ओमेगा कैसा बता रखा है, कांस्टेंट। किसी भी टाइम टी पे तुम्हारा पार्टिकल कितना एंगल रोटेट कर जाएगा सर्कल में मूव होते हुए, ओमेगा टी। ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बता रखा है ओमेगा इज कांस्टेंट, तो पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल कर रहा है तो मुझे बताओ उसका जो एक्सेलरेशन होगा, उसका एक्सेलरेशन के ऊपर अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो उसमें कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या दोनों? पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा।
तो पार्टिकल में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही उसका नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, जब पार्टिकल हमारा इस पॉइंट पी पे है तो उसका पोजीशन वेक्टर इस तरीके से होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड एंडिंग एट पॉइंट पी। तो पोजीशन वेक्टर के वेलोसिटी कैसे है, परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेशन कैसे है, पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो तुम्हारे जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बारे में, उसका लास्ट ऑप्शन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाला ऑप्शन सही हो गया ना हमारा। वेलोसिटी वेक्टर जो है तुम देख रहे हो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है, और एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, 9 Jan 2020 शिफ्ट 1। हाँ बेटा, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले कोई पार्टिकल है मूविंग इन वन डायमेंशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, और उसका पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट इज वेरिंग विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन एक्स इज इक्वल टू at square plus 2bt plus c. If the acceleration of the particle depends upon x as x की पावर माइनस n, एक्सेलरेशन जो है x की पावर माइनस n पे डिपेंडेंट है, तो n की वैल्यू हम लोगों को बतानी है। तो क्वेश्चन में पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन दे रखा है और एक्सेलरेशन पे कमेंट करने को बोला है, ठीक है ना। क्या करना है, सारे लोग सही बता रहे हैं, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। याद है 3 सीढ़ियाँ, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। स्टेप डाउन करने के लिए डिफरेंशिएशन, स्टेप अप करने के लिए इंटीग्रेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी वाली सीढ़ी पे पहुंचोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन वाली सीढ़ी पे पहुंचोगे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, ठीक है ना। जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को, अपने आप आंसर निकलेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, स्क्वायर फंक्शन के अंदर गए क्या मिला, x, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt, क्या बन जाएगा v। राइट हैंड साइड पे at स्क्वायर टाइम का फंक्शन है और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ठीक है, यहाँ तो आसान है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, 2bt में 2b कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन 0। पूरे में से 2 कॉमन आके कैंसिल हो गया, हमारे पास v x इंटू वी इज इक्वल टू at प्लस बी, ये रिलेशन आ गया। क्या तुम देख रहे हो, एक बार डिफरेंशिएट किया हमारे पास वेलोसिटी आ चुकी है, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो चलो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, x इंटू वी को डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना। x को कांस्टेंट रख के v को डिफरेंशिएट किया, अगली बार v को कांस्टेंट रख के x को डिफरेंशिएट किया, राइट हैंड साइड पे at का डिफरेंशिएशन a, b का डिफरेंशिएशन 0। एक्सेलरेशन dv बाई dt हमें निकालना है, dv बाई dt को मैं a से रिप्लेस नहीं कर रहा क्योंकि डिस्कशन में ऑलरेडी हम एक कांस्टेंट को a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt के फॉर्म में रहने देता हूँ। तो मेरे पास आ गया x dv बाई dt, dx बाई dt वेलोसिटी हो जाएगी v इंटू वी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो एक्सेलरेशन dv बाई dt हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, a माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है ना, a माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। और अब v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रही थी अपने पास, at प्लस बी अपॉन एक्स। फर्स्ट इक्वेशन पहली बार डिफरेंशिएट करके जो वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी एक्सप्रेशन क्या था, at प्लस बी बाई एक्स। हमें एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x चाहिए ना क्वेश्चन में, तो v को एलिमिनेट करना है, तो v की वैल्यू at प्लस बी अपॉन एक्स, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो dv बाई dt
इज इक्वल टू ए माइनस वी स्क्वेयर। वी स्क्वेयर क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन एक्स स्क्वेयर अपॉन में एक्स। ठीक है ना। कुछ फायदा हो रहा है क्या? ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस 2ab अपॉन एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें? एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्या प्रोवाइडेड थी? हाँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन सॉरी क्या प्रोवाइडेड थी? ए टी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो ए स्क्वायर टी स्क्वायर से ए स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2ab से 2ab वाला टर्म भी कैंसिल हो गया। अपने पास क्या आ गया? ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो तुम देख रहे हो एक्सेलरेशन जो आ रहा है एक्स की पावर -3 पर डिपेंडेंट है, तो एक्स की पावर क्या होगी एक्सेलरेशन की डिपेंडेंसी में, वही हमसे पूछी थी। तो एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -3। आया समझ में? आया? अच्छा, क्वेश्चन में एक्स की पावर -n तो एन की वैल्यू +3। सॉरी, क्वेश्चन में क्या रखा है? एक्सेलरेशन डिपेंड अपॉन एक्स एज एक्स की पावर -n। तो एक्स की पावर -n में एक्स की पावर -3 पर डिपेंडेंसी है, तो एन की वैल्यू 3 के बराबर। 3 आंसर। आई कैलकुलेशन समझ में आई? आगे तो तुम देख रहे हो थोड़ी बहुत मैथ्स लगानी पड़ रही है, मैथ्स भी कोई मुश्किल वाली मैथ्स नहीं है, सिंपल सी मैथ्स है। दो इक्वेशंस को हम आपस में रिलेट कर रहे हैं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाली। स्टार्टिंग दिमाग खाली इतना सा था कि जब क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पे कमेंट करना था, तो एक्सेलरेशन तक पहुंचने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम वाले रिलेशन को, पोजीशन टाइम वाले रिलेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करना था। एक बार डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन, और आगे फिर छोटी मोटी मैनिपुलेशंस। आया समझ में? आया? नोट किया सबने? चलिए, नोट कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये 8 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर शिप ए इज सेलिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप। आई कैप पॉइंट्स ईस्ट एंड जे कैप पॉइंट्स नॉर्थ। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में कह रहा है आई कैप पॉइंट्स ईस्ट, तो आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, ये तुम्हारा नॉर्थ, सॉरी आई कैप पॉइंट टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट है, तो ऑब्वियसली ये वेस्ट हो गया। वाई कैप, जे कैप जो है तुम्हारा वाई एक्सिस है जो है वो नॉर्थ के अलोंग बता रखी है, तो नॉर्थ और ये साउथ। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में शिप ए है, शिप ए इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी बता रखी है। शिप बी इज एट अ डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप ए। चलो पहले तो मैं शिप ए बना देता हूँ यहाँ पे। ये शिप ए तुम्हारे सामने मैंने बना दी, इसकी वेलोसिटी 30 आई कैप 50 जे कैप। ठीक है ना, 30 आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग, 50 जे कैप 50 वाई एक्सिस के अलोंग। इसके बाद शिप बी बनाता हूँ मैं, शिप बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ। ये रही शिप बी, 80 किलोमीटर ईस्ट और 150 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है ना। और शिप बी के बारे में बता रखा है, इट इज सेलिंग टूवर्ड्स वेस्ट विद वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर। ए विल बी एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बी। ए और बी के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो कितने टाइम बाद होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन में तुम्हें 4 टाइम की वैल्यूज बता रखी है। तो दो तुम्हारे पास शिप हैं, दोनों शिप की वेलोसिटीज बता रखी है, दोनों के इनिशियल गैप बता रखा है, दोनों के बीच में सेपरेशन मिनिमम कब होगा, वो मिनिमम सेपरेशन हम लोगों को डिसाइड करना है कब मिलेगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करें। तो इन दोनों में से किसी भी एक शिप के ऊपर जाके बैठ जाते हैं।
या फिर वेक्टर फॉर्म में कर डायग्राम से करने की इच्छा है या वेक्टोरियली करने की इच्छा है, क्या करने की इच्छा है बताओ। क्वेश्चन को डायग्राम से करने की इच्छा है या वेक्टोरियली करने की इच्छा है? डायग्राम से, चलो डायग्राम से कर लेते हैं। तो दोनों में से किसी भी एक शिप के ऊपर जाके बैठ जाएं, ठीक है ना। दोनों में से किसी भी एक शिप के ऊपर जाके बैठ जाओगे तो मान लो हम लोग शिप बी पे जाके बैठ जाते हैं। शिप बी पे बैठ के हमें क्या लगेगा, हम तो रेस्ट पे हैं, ठीक है ना। जैसे हम शिप बी पे बैठेंगे हमें लगेगा हम तो रेस्ट पे हैं, हमारी जो वेलोसिटी है वही हमें शिप ए में फील होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो वाई एक्सिस के अलोंग 50, एक्स एक्सिस के अलोंग 40, रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कितने एंगल पे? तो tan थीटा इज इक्वल टू 50/40, 5/4। थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 5/4। ये तो कोई ढंग का एंगल बना नहीं, नहीं कोई ढंग का एंगल बन जाता तो कैलकुलेशन शायद हमारी थोड़ी सी आसान हो जाती, पर अभी ये एंगल तो अजीब सा आ गया। और जब ये y एक्सिस के अलोंग 150, मैं जस्ट जनरली चेक करना चाह रहा हूँ कि ये b को टच क्रॉस करेगा या b के लेफ्ट से जाएगा या b के राइट से जाता हुआ दिखाई देगा। शिप b पे बैठे आदमी को ये शिप a कहाँ से जाते हुए दिखाई देगी, तो y एक्सिस के अलोंग 150, जब b के आसपास y कोऑर्डिनेट अगर मैं बराबर करूँ तो y कोऑर्डिनेट को 150 कराने में कितना टाइम लगेगा, 50 किलोमीटर पर आवर से 3 आवर। और 3 आवर के अंदर x एक्सिस के अलोंग कितना चल जाएगा, तो 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 3 120, 120 80 से ज़्यादा है, तो ये कुछ ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। सॉरी, आई मेरी बात समझ, ठीक है ना। तो शिप बी में बैठे आदमी को लग रहा होगा वो तो रेस्ट पे है और शिप ए ऐसे जा रही है, और जब उसके नियरेस्ट पहुंचेगी, तो नियरेस्ट जब पहुंचेगी, जब शिप ए और शिप बी एक दूसरे के नियरेस्ट होगी, तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखो मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूँ। तो शिप ए को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हम लोगों को निकालना है। अरे बात समझ, इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम हम लोगों को निकालना है। ये परपेंडिकुलर मैंने गिरा दिया इसके ऊपर। ये तो कैलकुलेशन वेक्टोरियली करने में फ़ायदा रहेगा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन हमारी ज़्यादा होने वाली है। नहीं, रिजल्टेंट रिलेटिव वेलोसिटी मुझे पता है, ए और बी के बीच का सेपरेशन पता है, थोड़ा सा इसको वेक्टोरियली कर लेता हूँ। ध्यान से देखो क्या दिमाग लगाने जा रहा हूँ। तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए और रिजल्टेंट वेलोसिटी का इस डिस्टेंस के अलोंग कंपोनेंट मिल जाए तो टाइम आ जाएगा ना। नहीं, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मुझे इस एक्सिस के अलोंग पता है और मुझे ये डिस्टेंस मिल जाए, मुझे बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए पता है, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी पता है, और यहाँ से मैंने इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर गिराया था, ठीक है ना। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम होगा। ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये एंगल अगर मैं थीटा मार्क कर दूं, ये वाला थीटा नहीं है, इसको मैं फाई मार्क कर देता हूँ जो ये पहले मार्क कर रहा था। ये थीटा थीटा दो बार यूज कर लूंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये फाई मुझे लगता नहीं कुछ काम आने वाला है। तो आर ए बी, ए और बी के बीच का जो इनिशियल सेपरेशन है उसका मुझे कंपोनेंट चाहिए अलोंग द वेक्टर वी ए बी। तो किसी एक वेक्टर का हमें कंपोनेंट चाहिए होता है किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग, तो कैसे ढूंढते हैं, ये लेंथ किसके बराबर होगी, तो इस आर ए बी वेक्टर के कॉस थीटा के बराबर। देखो राइट परपेंडिकुलर आ दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। अगर ये वेक्टर जो है ये आर ए बी है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आर ए बी वेक्टर के लेंथ का कॉस थीटा के बराबर, ठीक है ना। और ध्यान से देखो आर ए बी कॉस थीटा, दो वेक्टर के बीच में एंगल थीटा निकालना होता है तो हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेते हैं ना। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो दो वेक्टर के बीच में कभी भी हमें एंगल थीटा ढूंढना हो, कॉस थीटा ढूंढना हो, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आर ए बी
डॉट वी ए बी अपॉन आर ए बी का मैग्नीट्यूड वी ए बी का मैग्नीट्यूड। आर ए बी के मैग्नीट्यूड से आर ए बी का मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया। ये डिस्टेंस जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्या वैल्यू आ रही है इसकी? आर ए बी वेक्टर डॉट वी ए बी वेक्टर डिवाइड बाय वी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। दिमाग चला क्या किया मैंने? ठीक है ना। तो ए और बी के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन था आर ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा? तो 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप, 80 आई कैप प्लस 150 जे कैप। velocity of A with respect to B, velocity of A as seen from B क्या निकाला था हमने? 40 I cap plus 50 J cap, 40 I cap plus 50 J cap। और अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। और अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लूं। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? आई कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई जे कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई। आई कैप वाले कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 80 इंटू 40 3200, 150 इंटू 50 7500। ठीक है, दोनों का सम डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। ठीक है ना, कर लोगे कैलकुलेशन, ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना, और ये डिस्टेंस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी से कवर करने के लिए कितना टाइम लगा होगा वो टाइम निकालने के लिए, ये डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया है और टाइम निकालने के लिए इस डिस्टेंस को अब हमें इसकी वेलोसिटी से डिवाइड करना है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं टाइम निकालने के लिए। तो 3200 प्लस 7500 कितना बन गया? 10,700। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था? 4100, रूट ऑफ 4100। और टाइम निकालने के लिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, दैट इज अगेन अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर से डिवाइड। क्या बन गया? 10,700 बाय 4100, 107 बाय 41, 107 बाय 41। क्वेश्चन नंबर 14 के ऑप्शंस दे रखे हैं इसने। 2.6 आर, 4.2 आर, 2.6 आर, 3.2 आर, कितना आ रहा है अपने? 107 बाय 41, 2.6 आ जाएगा ना, 2.6 आंसर। ठीक है ना, वेक्टोरियली करने में फायदा था, क्योंकि अदरवाइज तो तुम देख रहे हो कि मैथमेटिकली जाते तो बहुत लंबी चौड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लग जाती। वेक्टोरियल कैसे किया समझ में आया सबको? ठीक है ना, दोनों ए और बी के बीच का हमें पोजीशन वेक्टर पता था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है ना, ए हमें बी के ऊपर बैठ के हमें ए इस लाइन के अलॉन्ग जाते हुए दिखाई दे रहा है, और जब भी वो बी के नियरेस्ट आएगा तो हमने स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर आके वो नियरेस्ट वाला पॉइंट ढूंढ लिया। अब बी को हमने मान रखा है स्टेशनरी, बी के ऊपर हम जाके बैठ गए, ए हमें इस लाइन के अलॉन्ग मूव होते हुए दिखाई दे रहा है, और जब ए इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा तब वो बी के नियरेस्ट होगा। यहाँ तक पहुंचने का टाइम निकालना था। तो पहले तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में उसे कितना रिलेटिव डिस्टेंस चलना पड़ेगा बी के रिस्पेक्ट में, वो डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला। वो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? रिलेटिव पोजीशन वेक्टर आर ए बी का कॉस थीटा। आर ए बी का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट निकाल लिया, और फिर ये डिस्टेंस किस वेलोसिटी से कवर हो रहा है? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी से कवर हो रहा है। उसी वेलोसिटी से हमने लास्ट को में इसको डिवाइड कर दिया टाइम निकालने के लिए। ठीक है ना, जो दोनों के बीच का ये डिस्टेंस क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने? आर ए बी कॉस थीटा। आर ए बी कॉस थीटा निकाला, आर ए बी कॉस थीटा को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी से डिवाइड कर दिया, टाइम आ जाएगा ना।
ठीक है ना। तो आर ए बी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,700 बाय रूट 4100, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 4100। बस अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम आ गया, टाइम की वैल्यू 2.6 है। क्लियर हो गया? कैलकुलेशन समझ में आई सारी?